नमस्कार दोस्तों। सबूत हजार थे और सजा उनको हम देते कैसे जब हमारा दिल ही उनका वकील निकला। कमोबेश यही स्थिति आज हमारे देश की अदालतों की है, सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट, क्योंकि वहां वकील तो सब सरकार के बैठे हैं। दिल उनके अंदर आरएसएस और भाजपा का है, नरेंद्र मोदी का है, अमित शाह का। तो जब दिल उनका वकील बना बैठा है तो सजा कैसे देंगे, चाहे हजार जुर्म किए हों। तो आज ये हालत, और यही हालत आज हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कर रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टिकोण से आंकड़े देखते हैं विश्व में न्याय और व्यवस्था को लेकर के, तो भारत आज बदतर हालत में पहुंच गया है। जिस भारत की यह स्थिति होती थी कि यहां की संवैधानिक संस्थाओं की एक सम्मान होता था, इज्जत होती थी, आज बर्बाद हो गई। चलिए, इस पे मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने 50 साल के दौरान वो खुद कानून मंत्री रहे और उन्होंने इतने जजेस खुद अपॉइंट कराए हैं कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जगह हैं जो उनके पांव छूते, उनसे सीख करके जजेस बने हैं। और उनके लिए तो आज उन्हें यदि ये कहना पड़ा, तो उन्होंने पीपुल्स ट्रिब्यूनल में जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते और 50 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस संस्था से कोई उम्मीद नहीं। आप बड़ी बड़ी अदालत की जजमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है उसको आप देखिए, उसमें बहुत भारी अंतर है। अदालत कुछ कहती है, जमीन पे कुछ और हो रहा है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी, तो मुझे ये बताइए कि जजमेंट्स के बाद जमीन पे क्या होगा। आपने प्रिवेसी की जजमेंट दी, जब आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आता है, ईडी का अफसर आपके घर आता है, तो आपकी प्रिवेसी कहां होती है। कागज पे लिखना बात अलग होती, उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग होती। तो मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं कि जब तक समाज का मानसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक न कानून बदलेगा न समाज बदलेगा। वो बात अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 50 साल की वकालत, अब सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रही। उन्होंने आखिर ये बात कही क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यहां 50 साल प्रैक्टिस की, लेकिन अब यह कहने का वक्त आ गया है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। और वो ये क्यों बोल रहे थे? वो कार्यक्रम का जो फोकस था वो 2002 के गुजरात दंगों को लेके था, जिसमें हजारों लोग मार डाले गए थे। जाकिया जाफरी का आपने केस देखा होगा। उस केस में वो अपने पति के लिए इंसाफ मांगने गई थी। उसके पति को सार्वजनिक तौर पर जलाकर मार डाला गया था। कितना बीभत्स तरीके से मार डाला गया था, इंसाफ मांगने गई थी। शीतला तीसरवार ने इसको लेकर के पूरी लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी। वहां के तत्कालीन डीजीपी श्री कुमार ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। आज वो जेल में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सच बोला, इंसाफ मांगा था, देश की सर्वोच्च अदालत से इंसाफ मांगा। तीसरा शीतलवार लड़ाई लड़ रही थी, सब कुछ अपना न्यौछावर कर रही थी, खतरा मोल ले रही थी, लेकिन आज वो जेल में है। जो गुजरात के डीजीपी थे श्री कुमार, वो जेल में है। किस बात के लिए? किसी भ्रष्टाचार के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं, इस बात के लिए कि उन्होंने सच का साथ दिया था। संजीव भट्ट जेल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया था, सच बोला था। तो सच बोलने की सजा ये होती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का नरसंहार कर दिया था, और उस नरसंहार की लड़ाई लड़ी जिसने, उस पर 5 लाख रुपया जुर्माना सुप्रीम कोर्ट लगा देता है। आप सोचिए, ये इंसाफ है।
और जब ये इंसाफ हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जो संविधान की मूल भावना, संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ जो किया जाता है, एक्ट में प्रावधान किया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देता है। कहता है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लो, न एफआईआर की जरूरत है, ना आपको किसी जांच की जरूरत है, ना आपको किसी के आप छापा मार लो, जब्त कर लो, सब कुछ कर लो, जेल भेज दो। तो ये ईडी को अधिकार दे दिया। अब वो ईडी क्या कर रही है, वो चुनाव का जो जितने विरोधी दल हैं उनके नेताओं को डराने धमकाने और उनको डरा करके अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को लेकर के कहती है, या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। यह ईडी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। और यह तब है जब इसके केसेज में जो 5,500 के करीब केसेस रजिस्टर किए उसने, उनमें स्थिति यह है कि उसका कन्विक्शन रेट, सजा का जो प्रतिशत है वो 0.5% है, यानी 99.5% केसेस उसमें फर्जी हैं, गलत है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आप समझिए, तो इस तरह से जब हो रहा हो तो निश्चित रूप से बोलना पड़ता है, और बोलने के लिए कौन आएगा। तो कपिल सिब्बल ने जो बात कही उसको समझने की जरूरत है कि उन्होंने क्यों ये बात कही कि आज उम्मीद नहीं रह गई है। शीतलवाड़ है, उनको लेकर के जिस तरीके से हुआ था उस पर कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने सबूतों के साथ अदालत में बताया कि एसआईटी ने अपनी जांच सही से नहीं की, जो उसे डॉक्यूमेंट दिए गए वो उसने नहीं देखे, और ये काम करने के लिए वो जो एसआईटी चीफ था राघवन, उसे विदेश में राजदूत बना करके भेज दिया गया, उच्चायुक्त बना के भेज दिया गया। ये इनाम दिए जाते हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अमित शाह को बचा दिया, नरेंद्र मोदी को बचा दिया, उसे केरल का राज्यपाल लगा दिया जाता है। जिस जस्टिस ने राफेल घोटाले के मामले में जांच करवाने से इनकार कर दिया, उसे राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, शीतलवाड़ को लेकर अदालत के सामने कोई दलील जितनी दी गई थी, कोई दलील नहीं दी गई, फिर भी कोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणी की। जब सोचिए सरकारी वकील उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन जज साहब खुद बोल रहे हैं, क्योंकि जज साहब के दिल में खुद उनका वकील बैठा है, उन्हें वकील की जरूरत क्यों है। तो ऐसी अदालत जहां जज समझौते की प्रक्रिया के जरिए बिठाए जाते हो, ऐसी अदालत जहां यह तय करने का कोई सिस्टम ना हो कि कौन सा मामला कौन सी बेंच सुनेगी, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला करते हो कि कौन सा मुद्दा कौन सी बेंच कब सुनेगी, वह अदालत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। और जब स्वतंत्र नहीं हो सकती तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मैं उस अदालत के बारे में इस तरह की बात नहीं करना चाहता था जहां मैंने 50 साल प्रैक्टिस की, लेकिन समय आ गया है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सच्चाई ऐसी है कि कोई संवेदनशील मामला हो, मुट्ठी भर जजों के सामने रखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनिंदा लोगों को ही केसेस दिए जाते हैं। तो कपिल सिब्बल जो कहते हैं वो आज हमारे लिए, न्यायपालिका के लिए धब्बा है। आज दुनिया के वैश्विक आंकड़े यदि हम देखते हैं तो आप जान लीजिए कि वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था, जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होता था निष्पक्षता के लिए, आज स्थिति है वो निष्पक्ष नहीं रहे। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह दुनिया के जो वैश्विक आंकड़े हैं उनमें सामने आ रहा है कि भारत की न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण हो गई है, सत्ता का चारण करने वाली हो गई है, वो नरेंद्र मोदी सरकार का तोता बन गई।
जो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के समय में सीबीआई को तोता कहता था, आज वही सुप्रीम कोर्ट खुद तोता बन गया है। तो अब बताइए आप क्या बात करेंगे? क्या देश आजाद है? क्या आपके पास न्याय की, समानता की, आजादी का अवसर उपलब्ध है? शायद नहीं। तो मैं ये बात आपसे करते वक्त दुखी हूं, लेकिन करना पड़ रहा है। एक और बहुत बड़ी चीज हुई कि कल जो संसद का सत्र था, शीतकालीन सत्र, वह सत्र अपने अवधि से 4 दिन पहले खत्म कर दिया गया और उसके पहले सत्र तमाम दिनों तक चलने नहीं दिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने, आप ये जान लीजिए, कितने मामले दिए थे कि उन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन उन पर बहस नहीं होती है। स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जवाब के लिए दिए थे और जिन मुद्दों पे चाहते थे कि बहस हो, वो सारे मुद्दे गायब हो गए। विपक्ष की ओर से 13 मुद्दों पर चर्चा चाही गई थी और उसके लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उन 13 मुद्दों पे बेरोजगारी थी, महंगाई थी, दूसरे और मसले थे, देश के लोगों की गरीबी थी, भुखमरी थी, युवाओं के भविष्य को लेके था, बेटियों के लिए था। इन सारी चीजों पर चर्चा होनी थी, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले तो चर्चा न कराए जाने को लेकर हट पाल ली, जिसके कारण फिर विपक्ष के तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया और फिर उसके बाद में जब फिर से शुरू हुआ तो सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हुए और वहां पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोले, उनकी वित्त मंत्री बोलती हैं और पूरा झूठ बोलती हैं और एरोगेंसी के साथ बोलती हैं। आप देखिए। My nature is different. I'm sorry, all of us are made of different stuff. You may have to put up with it. We are made of different stuff. जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से है। फिर अब संसद का मतलब क्या हो गया? यह है लोकतंत्र है और लोकतंत्र संसद से होता है, और संसद में चर्चा न हो रही हो तो आप समझ सकते हैं। आस्था के नाम पर लूट मची हो, राम मंदिर के नाम पर लूट मची हो तो आप समझ सकते हैं। पहली बार 16 विपक्षी पार्टी के सांसद और 2 निर्दलीय सांसदों को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने 2014 से 18 के बीच मोदी सरकार द्वारा लाए गए पीएमएलए जो एक्ट में संशोधन था उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन उस पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है, जीएसटी पर चर्चा करने वाला नहीं है। तो यह स्थिति है और जो चर्चा के लिए मुद्दा आया उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है एक्सपोज हो गई है और इसको लेकर के जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई हैं, उन्होंने इसको लेकर के मुद्दा उठाया। 4 दिन पहले पार्लियामेंट को साइनाडाइन अर्जन करके भाजपा बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि इस सत्र में वो मुद्दे से भागना चाहती थी। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कारण विषयों पर चर्चा नहीं होती और स्वयं उन्होंने आज इस हफ्ते में जब हम चर्चा कर सकते थे, मुद्दों को उठा सकते थे, बिल को लोकसभा राज्यसभा में पारित कर सकते थे, तो क्या क्या उन्होंने वो भाग गए। और यही आज कांग्रेस पार्टी जताना चाहती है देश को कि पार्लियामेंट जो वो मंच है जहां पे सत्ताधारी सरकार समाज के प्रति जिम्मेवारी हो, आज भाजपा अपने विफलताओं के कारण लोगों से भाग रही है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है जयराम रमेश, उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक की बात करी कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक बवाल किया। कल राज्यसभा में एक बिल पेश होता है, वो बिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है,
यानी कि एचआरडी मंत्री को आना चाहिए था, पर एचआरडी मंत्री तो दिखाई नहीं देते हैं आजकल, वो भी प्रधानमंत्री के माफिक हो गए हैं। तो रेल मंत्री ने पेश किया वो बिल और रेल मंत्री ने जवाब दिया उस बिल पर, और कई सांसदों ने यह मामला उठाया कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय है, हमारे एचआरडी मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कहाँ हैं? तो मंत्रियों, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना, ये तो हम 8 साल से देख रहे हैं, पर अभी मंत्री भी नज़रअंदाज करने लगे हैं। लेकिन पीएम की तरह अब मंत्री भी गायब रहने लगे हैं। वो संसद का कोई मोल नहीं समझते हैं, क्योंकि जान गए हैं न लोकसभा अध्यक्ष की कोई औकात है वो कुछ कहेंगे, और न ही चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में वो भी कुछ कहेंगे। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति को इतने गंदे शब्द सुनने पड़े अपने विदाई में। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। तो भाजपाई लूट ने आस्था को चोट पहुंचाई है। वो हमारे संविधान को लूट रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था को लूट रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को लूट रहे हैं, और इसके नेतृत्व में पार्लियामेंट एब्सोल्युटली जीरो हो गई है, खत्म हो गई है। इसके बाद में आप देखिए, चलते चलते जब वो सत्र खत्म कर रहे थे, अचानक एकदम से वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ले आए, और उसके जरिए उन्होंने अदानी अंबानी जैसे कुछ अपने चंद मित्रों को इस देश की पूरी बिजली व्यवस्था देने का फैसला किया, और इसको ले आकर के पास कराना चाहते थे। ये तो भला हो कांग्रेस पार्टी का, जिसने इसको लेके इतना विरोध किया, सोनिया गांधी समेत सारे लोग खड़े हो गए, और जब इतना विरोध हो गया तो फिर नहीं हो पाया। आप देखिए 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक हुई थी, और उस बैठक में मानसून सत्र के लिए फैसले हुए थे, 32 विधेयक पेश होने थे, और उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इन्होंने चर्चा नहीं कराई। और यही वजह है कि इस पूरे उसमें लोकसभा में 7 बिल पेश हुए और राज्यसभा में सिर्फ 5 पेश हो पाए। तो आप समझिए पास हो पाए। तो जब यह स्थिति है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप इस तरह से कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल करके जब आपने उसमें वायदा किया था सर्वदलीय बैठक में कि आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे, फिर भी लेके आए। हालांकि कांग्रेस ने जब लड़ाई लड़ी तो उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। अब आप समझिए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए भी अब बवाल करना पड़ता है, आप जान लीजिए। तो यह स्थिति है क्योंकि संविधान से, संवैधानिक संस्थाओं से इनका कोई वास्ता नहीं है, और जब वास्ता ना हो तो आप समझ सकते हैं। मैं एक और चीज बताऊं, एक और कल फैसला लिया गया कि 12,000 रुपए से कम के जो फोन है मार्केट में वो नहीं बिकेंगे, चाइनीज फर्म्स के जो, जिसके कारण आम आदमी भी खरीद लेता था। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने, जियो ने कहा था कि हम 12,000 रुपए से कम पर जो है लॉन्च करेंगे फोन 5G, लेकिन अदानी ने भी इस बार अपनी बिड डाल दी है, और अदानी की बिड के कारण, क्योंकि अदानी को उसमें लाभ देना है, इसलिए 5G नीलामी, और आपको पता है 5G नीलामी में 2.8 लाख करोड़ जो बेस प्राइस रखा गया था वो 4.3 लाख करोड़ का रखा गया था, और नरेंद्र मोदी ने वो दे कितने में दिया? 1.5 लाख करोड़ में। मतलब बेस प्राइस से 2,80,000 करोड़ रुपए कम में दे दिया। इतना बड़ा घोटाला जब होता है, सरेआम होता है, तब आप बताइए आप क्या कहेंगे? तो यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से कि देश जा कहां रहा है? क्या देश भ्रष्टाचारियों के हाथ में इतना आ गया है कि अब कोई न सुनने वाला है न जांचने वाला है, और मुद्दों पे जब बात की जाएगी तो सबको खराब लगता है। तो आप समझिए विदेशी कर्ज लगातार हम पर बढ़ता जा रहा है, हम कर्जदार होते जा रहे हैं, देश कर्ज में डूब गया है, अकंठ डूब गया है। और यह स्थिति है जहां सरकार बनाने को होता है तुरंत ईडी आ जाती है, और जहां वैसे होता है तो ये स्थितियां हैं। इन सब स्थितियों में झूठ को परोसा जाता है, और झूठ की स्थिति यह है कि आज देश कहीं भूमाफियाओं के हाथ में है, कहीं किसी के हाथ में है। आज वो दिन है 9 अगस्त 1942 जब महात्मा गांधी जी ने इस देश को
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आज शुरू कर दिया था। 8 तारीख को घोषणा की थी और 9 तारीख से शुरू कर दिया था और अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा के उन्होंने दम लिया था। आज जरूरत है अंग्रेजों के मुखबिरों को बाहर करने की। आज जरूरत है अंग्रेजों के लिए काम करने वालों की, अंग्रेजों की नीतियों पे चलने वालों को, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स को अलग करने की जो मुस्लिम टोपी पहना करके हत्याएं करवाते हैं, मर्डर कराने के साथ दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं और फिर सांप्रदायिक दंगों में तब्दील कर देते हैं, नफरत पैदा करते हैं जिससे उनकी सरकार बनी है। इनसे मुक्ति का वक्त आ गया है। जैसे गांधी जी ने उस समय लड़ाई लड़ी थी, अब फिर से एक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। और यदि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमारी बेटियां वैश्याएं बनेंगी, हमारे युवा बेरोजगार और अराजक बनेंगे, अपराधी बनेंगे। फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है या उनके जीवन को बर्बाद करना है। क्योंकि जो लोग तिरंगे से सालों साल, दशकों तक नफरत करते थे, वो अब आप तिरंगा यात्रा निकाल के खुद को, जिनका इतिहास गद्दारी से भरा है, वो अब खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं और हमारे देश के मूर्ख उन पर तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। तो चलिए, इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि सच को पहचानिए, अभी भी वक्त है। नहीं पहचानेंगे तो आपका जीवन भले कट गया हो, लेकिन आपके बच्चों का जीवन बर्बाद होना तय है। फैसला आप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।